इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा 743वां हिंदी दैनिक सेशन है। जैसे कि आप जानते हैं, आईएफपीएच दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में 8:30 से 8:30 से हमारा हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी। डॉक्टर पल्लवी, आप सुन सकते हैं? यस मैम। डॉक्टर पल्लवी पहले भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम मैम आज के सेशन के लिए। और आज मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। हाँ, 1 मिनट मैम। मैम, तो डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी का एक छोटा सा इंट्रो मैं देना चाहूंगी। डॉक्टर पल्लवी graduate हैं from YMTH in 2007. Since then, she's practicing in Kandivali East, Mumbai. Currently doing MD from Guru Mishri HMC Jalna. हो उन्होंने गया काफी सारे हो गया हाँ जी होपफुली मैम जरूर हो जाएगा। तो बहुत सारे केसेस उन्होंने प्रेजेंट किए हैं नेशनल सेमिनार, HSF फील्ड, बतराज एकेडमी एंड दिल्ली होम्योपैथिक फोरम। तो आज का जो डॉक्टर पल्लवी का टॉपिक है, स्किन डिजीजेस में होम्योपैथी हमारी किस तरह से मदद कर सकती है, उसके ऊपर आज डॉक्टर पल्लवी अपना नॉलेज शेयर करेंगी। तो डॉक्टर पल्लवी, यू कैन स्टार्ट योर सेशन प्लीज। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। यस। स्किन डिजीजेस को हम किस तरह से देखते हैं होम्योपैथी में, थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू अगर आप सबका पार्टिसिपेशन होगा तो ज्यादा हम उसको यूजफुल बना पाएंगे लेक्चर को। तो अगर होम्योपैथी में हमारे पास कोई स्किन का केस आता है तो हम उसका अप्रोच कैसे, उसको समझते कैसे हैं ना, स्किन को हम पहले कैसे समझते हैं ये देखना बहुत जरूरी है कि स्किन का मतलब क्या है। आप लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे बता सकते हैं। अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, अनम्यूट करना है या चैट करना है तो मैं चैट्स भी पढ़ूंगी आपके। किसी को कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है कि स्किन डिजीज, स्किन का मतलब ही क्या है। स्किन स्किन की अगर जैसे त्वचा का रोग आया तो सबसे पहले आपको क्या समझ आना चाहिए पेशेंट के आने के पहले, या उसका भी उसको अपने तरफ से कुछ बताने के पहले हम स्किन को समझते कैसे हैं। तो जैसे कहते हैं ना, ये बच्चा मेरे जिगर का टुकड़ा है, या तू तो मेरा चांद है, या उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो हर किसी को हम ना एक मेटाफोरिकल एस्पेक्ट से समझते हैं कि जिगर का टुकड़ा मतलब क्या हुआ, जिगर मतलब लिवर होता है, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सिग्निफिकेंट, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म में बहुत सिग्निफिकेंट रोल है लिवर का। तो वो जिगर का टुकड़ा क्या हो गया ना, मतलब वो उसकी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा हो गया। तो वैसे ही अगर दिल का रोग है, तो जैसे उसने बोला इसने तो मेरा दिल तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सच में जाके हार्ट ब्रेक हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्यार में ब्लॉक आया है। तो वैसे ही त्वचा का मतलब क्या होता है मेटाफोरिकली अगर हम समझना चाहें, तो त्वचा से हम समझते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, जहाँ की इंसान को कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी का जब भाव आता है, जहाँ उसको कोई डर महसूस होता है, जहाँ उसको लगता है कि अब मेरे आसपास से कोई खतरा हो सकता है या है, तो वहां पे जब उसको पैनिक फील हो या कोई घबराहट होने लगे, तो वो स्किन का रोग तभी जैसे स्किन से हम ये भी समझते हैं कि वो हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच का एक सेपरेटिंग, एक डिवीजन क्रिएट करता है, राइट। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिवाइड करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। तो इससे ये भी समझ आता है अगर स्किन की कोई डिजीज आए तो कहीं ना कहीं उसको फियर ऑफ सेपरेशन है, सेपरेशन एंजाइटी है, या कहीं लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां उसको सेपरेशन फील करना पड़ा हो सकता है बच्चे का माँ बाप से सेपरेशन हो, भाई का भाई से सेपरेशन हो सकता है मृत्यु के कारण हो, या हो सकता है घर बदलने के कारण हो। तो किसी भी कारणवश जब भी कोई सेपरेशन होता है वहां पे भी स्किन अफेक्ट होती है। तो ये सभी एस्पेक्ट्स हैं, साइकोडायनामिक्स हैं ये स्किन डिजीज के। तो ये हम डिटेल में, बायोजीनियोलॉजी है, लुई हे की बुक है,
तो ये सब में हम पढ़ सकते हैं। नो नो योर बॉडी करके भी एक है, तो आप ये और भी डिटेल में यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। तो आज के लिए मैं एक केस आपको सुनाना चाहूंगी, और आशा करती हूँ कि आप लोग ये कहीं भी और अपार्ट फ्रॉम होम्योपैथिक डॉक्टर्स कहीं शेयर ना करें, ताकि पेशेंट की आइडेंटिटी बनी रहे। ये सिर्फ हमारे ग्रोथ के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये केस है, एक लेडी आई थी, उसके हस्बैंड के साथ भी आई थी। इनिशियली वो हस्बैंड को उसके एक्चुअली मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुआ है। तो वो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसके हस्बैंड को काफी सालों से था, 15-20 साल से था, और वो डायग्नोज भी हुआ था। लेकिन जो लेडी थी ना, उसको मालूम नहीं था, जो वाइफ थी उसको मालूम नहीं कि हस्बैंड को इतनी ग्रेव प्रॉब्लम है। तो वो तो उसको बार बार डॉक्टर्स के पास लेके जाती थी, बोलती थी कि चलो चलो, लेकिन वो हस्बैंड हमेशा इग्नोर करता था। उसको डायग्नोसिस मालूम था, तो वो अपना पेन किलर वगैरह से चलाता था। उसको लगता था नहीं, मुझे नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। पर क्या हो गया, इतना ग्रेविटी उसकी प्रॉब्लम की बढ़ गई कि उसको फिर इसके डेली रूटीन में दिक्कत आने लगी। मतलब ऑफिस में 4-5 घंटे से ज्यादा अगर वो बैठता था, तो उसकी पूरी कमर अकड़ जाती थी। तो ये उसने फिर क्या किया ना, वो हस्बैंड ने फिर उसने सोचा, उसने अपनी वाइफ को समझाया कि मुझे ना शुरू से बिजनेस करना था, लेकिन मैं फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से मुझे सर्विस करनी पड़ी। तो अब मैं ना बिजनेस करना चाहता हूँ। ये नहीं बता रहा कि मैं ऑफिस में बैठ नहीं पा रहा हूँ, ये उसने उल्टा घुमा दिया वाइफ को। तो वाइफ ने बोला कि अच्छा, हस्बैंड परसिस्टेंटली इतना बोल रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। तो वाइफ ने भी उसकी बात मान ली कि ठीक है, चलो मैं भी तुमको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि वाइफ जो थी वो भी एजुकेटेड थी। उसने शादी के बाद एमबीए किया था। हेलो, मैं सुनाई दे रही हूँ ना? हाँ। तो यस वाइफ मैम। ने भी शादी के बाद एमबीए किया था, और एमबीए करने के बाद वो काफी एजुकेटेड हो गई थी, और उसको लग रहा था कि मैं भी हस्बैंड के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो दोनों को एक दूसरे से सपोर्ट बना रहेगा, तो हम दोनों मिलके करेंगे। तो उसने भी बोला कि ठीक है, चलो कर लो। तो जब ये हुआ, तो इसको जब बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, तभी कोविड लग गया था। तो जैसे हस्बैंड ने स्टार्ट किया और कोविड लगा, तो इनका बिजनेस ग्रो ही नहीं हो पाया। तो वहां से इसको बहुत ज्यादा सेटबैक आ रहा था। तो ये सेटबैक को ओवरकम करने के लिए ना बहुत अपनी कोशिशें करे जा रही थी। इस तरह से कर रही थी कि कभी वो ये कभी वो ये सोच रही थी कि ये क्या हो गया, ये सोच रही थी कि मैं किस तरह से अपने हस्बैंड को हेल्प कर दूं ना। तो वो इसीलिए उसने क्या किया, उन लोग का कुछ नेटवर्किंग का काम था वो। तो इसने नेटवर्किंग के लिए अपने आप को एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जो मिसेस इंडिया होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो तब बहुत कुछ ऑनलाइन हो रहा था, और वहीं पे उसने अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। तो वो सोची कि मैं कुछ तो करके हस्बैंड को हेल्प भी हो जाएगी, और मेरा भी कुछ पर्सनल ग्रोथ भी हो जाएगा, जो भी वो करना चाह रही थी उसमें। तो ये करते करते उसने मॉडलिंग में जो पार्टिसिपेट किया, तो उसमें वो मिसेस इंडिया में भी एक कैटेगरी होती है, उसमें वो जीत भी गई। तो वो इंडिया के जो पार्ट्स होते हैं, तो एक तो मिसेस इंडिया सेंट्रल होता है, और बाकी वो जोनल होता है। तो वो जोनल में वो मिसेस इंडिया भी बन गई 2021 में। उसने अपने आप को इतना मॉडिफाई किया, पर लेकिन वो क्योंकि मेरे पास बहुत सालों से आती थी, उसके बच्चे जब से छोटे थे तब से वो आती थी, तो उसकी स्किन की प्रॉब्लम पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। तो उसने अपने आप को लेकिन इतना कवर अप करके रखा था खुद को, कि उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि इसको, मैडम को कुछ प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड। वो उसको स्टेरॉइड्स लेके, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स लगा के अपने आप को बहुत कवर अप करके रहती थी। अ, ये मेरी
अच्छा, ये स्क्रीन शेयर की वजह से ऐसा हो गया, सॉरी। अच्छा, मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं था इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी क्या? ऐसा कुछ है? एक बार और मैं ट्राई करती हूँ, अगर हो जाए तो अब दिखाई दे रहा है क्या? नो मैम। नो। अच्छा, जाने दो, छोड़ो। तो यहाँ से फिर क्या हो गया, उसने फिर वो पूरा आइडिया ही गिव अप कर दिया कि मेरा हस्बैंड कुछ कर सकता है। वो बहुत कोशिश करती थी उसको कभी समझाने का, उसको डॉक्टर के पास लेने का, लेके जाने। ये क्या वर्चुअल बैकग्राउंड आ गया है? ओहो। तो कहीं ना कहीं से वो हस्बैंड के लिए, ग्रोथ के लिए प्रयत्न कर रही थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। इतने में इसको उसके हाथों में पूरे सोरियासिस के पैचेस डेवलप हो गए। हाथों में, पैरों में, जो घुटना है वो एरिया में भी पैचेस आ गए। तो जो स्किन डिजीज है ना, स्किन डिजीज में कहीं भी पैचेस आते हैं तो उनकी भी अपनी एक कहानी होती है कि इंसान को कहाँ पे स्किन डिजीज आई है। तो वो भी बहुत सिग्निफाइंग फैक्टर होता है। तो उसको जैसे ये नकल्स में आए थे, और यहाँ ये नकल्स और ये जॉइंट्स के एरियाज में आए थे, और दोनों हाथों में एक के बाद एक, ये जो पॉइंटेड एरियाज हैं अपने नकल्स के, एक के बाद एक पैचेस वहां पे चेंज होते रहते थे। तो ये होके 4 साल हो गया था। और वो मेरे पास आती थी सिर्फ अपने बच्चों की कंप्लेन्स के लिए, और फिर गायब हो जाती थी। मुझे बोलती थी मुझे ये हुआ है लेकिन मैं अभी चला रही हूँ, क्योंकि वो अपने कॉन्टेस्ट में इतना बिजी थी, और उसने अलग अलग जगह वॉलेंटरी सर्विस भी करती थी एनजीओ से अफिलिएट होके। तो वो अपने आप को इतना बिजी रखती थी और ऊपर आने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। तो वो सोचती थी कि मेरा कवर अप तो हो रहा है, मैं चला रही हूँ, चला रही हूँ। लेकिन इन द मीनवाइल क्या हुआ ना, उसके हस्बैंड की एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को इतना ज्यादा ग्रेव हो गया, क्योंकि बिजनेस कभी भी पिकअप ही नहीं हुआ। 2-3 साल इन लोग ने बहुत मिलके कोशिश की। तो ये अपने आप को भी होल्ड बैक करती थी कि नहीं, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड पहले आगे बढ़ना चाहिए। हस्बैंड को ये हालत हो गई इन लोग की कि इनका जो छोटा भाई था, हस्बैंड का, इसका देवर, उससे लोन लेना पड़ा। मतलब इसके जितने भी लोन्स थे बिजनेस के लिए, इन लोग ने लोन लिए थे, तो छोटे भाई से इसको अपने लोन चुकवाने पड़े। और इतनी हालत कि डेली रूटीन, स्कूल फीस, सारी चीजें जो थी, सबका खर्चा छोटे भाई ने इनका चलाया 1 साल तक। तो एक होता है ना कि छोटा भाई और बड़े भाई के बीच में कंपटीशन जैसा हो जाता है। तो भले ये भाई भाई फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जैसे उनकी माँ है, इसकी जो सास है, वो बार बार टोकती रहती थी कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा भाई कर रहा है। तुम्हारे तो कितना शर्मिंदगी वाली बात है कि बड़ा भाई घर बैठ गया है और छोटे भाई को उसके सारे खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। और जबकि इसकी खुद की 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियों का स्कूल का खर्चा वगैरह बहुत कुछ हो गया था। तो इससे ये परेशान भी थी, और ये सोच रही थी कि मुझे आगे बढ़ना है, पर ये हस्बैंड ठीक हो तो मैं कुछ कर पाऊं, क्योंकि धीरे धीरे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हस्बैंड की डिपेंडेंसी इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक सेकंड, कि उसको थोड़ा सा भी उसको ना चक्कर आने लगे थे। तो चक्कर आने की वजह से ये बार बार कॉल करता था कि नहीं, तुम बैठो मेरे पास, तुम आओ मेरे पास। तो ये कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। तो उसकी वजह से ये बहुत परेशान रहती थी। और ये मैडम को इतने शौक थे, क्योंकि वो सब जगह, जैसे इसको अभी कॉन्टेस्ट किया था उसने मॉडलिंग का, तो उसने पूरी इंडिया घूमी थी, हर जगह कुछ शोज में जाना रहता है, हर जगह परफॉर्म करना रहता है। तो इसको वो एक बहुत मजा आया था करने में कि मैं बार बार घूमने जाऊं, मुझे अपनी थोड़ी आजादी मिल रही है।
और मुझे घर के काम नहीं करने पड़ रहे। इसको घर के काम करना भी बहुत पसंद नहीं था। शुरू से ही उसका माइंडसेट ये था कि मम्मी पापा ने भी इसको बहुत आजादी दी हुई थी। तो इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है कि ये जो बॉम्बे में आई थी ना ये लेडी, तो इसका जैसे बच्चों के लिए भी आती थी, तो मुझे मालूम था कि ये क्रिकेट भी खेलती है और ये बहुत सारे स्पोर्ट्स और सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, उसमें कैप्टन रहती है और वहां पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और उसका टीम हमेशा जीतती है। तो ये करके वो आगे आती थी और सबको मिलके और बहुत एनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी, जबकि हाउसवाइफ थी। और ये जब मिसेस इंडिया बनी ना, जो जोन में बनी थी, तो उसकी स्टोरी इस तरह से फेमस हुई थी कि ये जो भुज में अर्थक्वेक आया था, तो ये अर्थक्वेक में विक्टिम थी। जो ये लोग ऊपर रहते थे, कहीं 4-5 मंजिल पे उसका घर था, वहां से वो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर वो धंस गई थी और इसके बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। तो इस तरह से इसका ये बैकग्राउंड होके ये फेमस हुई थी कि अ विक्टिम ऑफ भुज अर्थक्वेक। एंड उसने वहां से सरवाइव किया। वो बोली कि घंटों तक मैं धंसी हुई थी उस मिट्टी में और उस बड़ी बिल्डिंग के नीचे, जहां पे कि उसको उठाने वाला, उसको मदद करने वाला कोई नहीं था और उसको ढूंढ रहे थे लोग। और ऐसे बैकग्राउंड से मतलब 10-12 घंटे वो बोली कि मुझे तो कुछ होश ही नहीं, मैंने ना खाया ना पिया ना आँख खुली। और फिर जब पूरा अर्थक्वेक होने के बाद जो पूरा काम चला था, उसमें से फिर वो बाहर मिली उनको और ये बाहर निकली और फिर वापस से सरवाइव किया। और हाँ, उसने ये भी बताया था उसकी टांग टूट गई थी और वो टांग लंगड़ी होके बहुत सालों तक चली थी, लेकिन फिर भी अंदर एक बहुत ये जोश था कि मैं कुछ तो कर दिखाऊंगी अपनी लाइफ में। तो ये कुछ कर दिखाने का जो जज्बा था, ये बहुत सालों से उसके अंदर था। तो ये कर दिखाने का जो जज्बा था ना, तो उसको बहुत सालों से उसको लग रहा था कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपने लिए अपनी आइडेंटिटी बनाऊं। और इसकी मम्मी ने इसको हमेशा बहुत पैम्पर करके रखा था, क्योंकि ये पैर भी उसका टूट गया था और ये सब हुआ था ना, तो वहां से और हमेशा एक ब्रॉड माइंडसेट से इसको बड़ा किया था कि जरूरी नहीं लड़की है तो घर का ही काम करना है। तो वो इसके मन में बहुत बैठा था कि मैं क्यों घर के काम करती रहती हूँ। तो अब जाके जब इसको सोरियासिस हुआ और इतनी तकलीफ हुई ना, तभी भी उसके मन में यही चलता था कि मुझे ना घूमने नहीं मिल रहा है, मुझे अपनी आजादी नहीं मिल रही है, मुझे जो करना है वो करने की स्पेस नहीं मिल रही है लाइफ में। तो इस बात को लेके वो बहुत परेशान थी और बार बार ये सोचती थी कि ये हस्बैंड, मतलब ये आधा घंटे के लिए भी घर से गायब हो रही है तो वो फोन कर रहा है कि तू कब आएगी, तू कब आएगी। और ये सोचती थी यार, मैं आधा घंटा सब्जी लेने या कहीं वॉक करने भी नहीं जा पा रही हूँ, और एक ऐसी लेडी जो बहुत घुलना मिलना लोगों के बीच में रहना पसंद करती है, अब वो पूरी होम बाउंड हो चुकी थी। तो वो सोच रही थी मैं हिमालय ट्रैक पे चली जाऊं, मैं ये वाली तीर्थ यात्रा कराऊं, मैं कहीं दोस्तों के साथ, या फिर उसको ना इवन यहाँ तक कि सोलो ट्रैक करना भी बहुत पसंद है। तो उसको लगता था मैं सोलो ट्रैक भी नहीं कर पा रही हूँ इसके चक्कर में। तो इसको रहता था कि जरूरी थोड़ी ना औरत को हमेशा बच्चों का ही ध्यान रखना है और उनके लिए ही खाना बनाते रहना है। उसकी खुद की भी मर्जी होती है, उसकी खुद की भी एक इच्छाएं होती हैं, एक जिंदगी होती है। तो वो अपने तरीके से भी तो उसको जीना आना चाहिए ना, कि हमेशा बस इन लोग की सेवा ही करते रहो। तो वहां से उसकी जो परेशानी थी वो फील होती थी उसको। तो उसकी मेडिसिन ये बेसिस पे जब दी गई, क्योंकि मैं उलझी हुई थी दूसरे इमोशंस में कि हस्बैंड का लेके बहुत फिक्र है, उसकी एंजाइटी है और उसका प्यार है। लेकिन जब ये पहलू बार बार सामने आ रहा था कि मैं अपने तरीके से जी नहीं पा रही हूँ, मैं घूम फिर नहीं पा रही हूँ और मुझे अपनी जगह नहीं मिल रही है जहां मैं अपने तरीके से सांस ले सकूं, अपने तरीके से कुछ कर सकूं, एंजॉय कर सकूं,
मतलब हिमालय ट्रैक पे भी उसको अकेले ही जाना था। तो ये बात से वो सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी। तो यहाँ पे मेडिसिन थी उसकी। आप लोग अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो करिए कुछ, क्योंकि मैं जो है HHF से बिलोंग करती हूँ। हम लोग अप्लाइड माइंड मेथड से प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, और जो ये मैं बात बता रही थी कि ये जो पार्ट्स होते हैं ना जहाँ पे स्किन डिजीज आती है, वो कुछ सिग्निफाई करते हैं। अब ये इसको जैसे नकल्स पे आया, तो नकल्स का मतलब क्या होगा? तो नकल्स का मतलब होगा कि ये जो स्मॉल जॉइंट्स और नकल्स हैं, ये हमारे फाइन वर्क के लिए हैं। तो कहीं फाइन वर्क पे कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो फाइन वर्क यही हो गया ना, हाथों से हम आटा बनाते हैं। उसको वो पसंद नहीं है कि मैं घर का काम करूं। ठीक है। तो दूसरी बात थी कि उसको नी जॉइंट पे आया था, लेफ्ट नी जॉइंट पे। तो नी जॉइंट पे सोरियासिस का पैच का आने का क्या मतलब हुआ? तो उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस होगा। तो नी जॉइंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट, तो पूरा फाइनेंशियल बर्डन इसको फील हो रहा है। और वहां से वो परेशान हो रही है। नी इज ऑल्सो द ईगो ऑफ द पर्सन। तो वो इसका बार बार हिट हो रहा था ना कि देवर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, और हस्बैंड कुछ कमा नहीं पा रहा है। तो ये वहां पे इसीलिए ये पार्ट्स, जब भी स्किन डिजीज में कोई भी पार्ट अफेक्ट होता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है। तो जब हम उस पे ही फोकस करते हैं ना, तो या क्वेश्चन करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसका इमोशन और क्लोजली समझ आता है। तो आप बताइए अगर कोई रूब्रिक्स आप इसमें लगा सकते हैं कि इसमें तो मैं ना फोन को बंद करके लैपटॉप से ही ऑन करती हूँ अभी, और वहां से पीपीटी शेयर करूँ। आप लोग में से किसी को कोई रूब्रिक्स बताने हैं यहाँ पे? मेरी मैम चैट बॉक्स में देखिए मैम। यस मैम। थैंक गॉड। मेरे ओके। पास अनब्लर्ड वीडियो है इसमें, ओके। लेकिन मैं ना उसको अभी नहीं शेयर करूंगी, गड़बड़ हो हाँ, इसको जाएगी। आप फुल स्क्रीन कर दीजिए मैम। हाँ, फुल स्क्रीन कर दीजिए और स्लाइड शो चला दीजिए तो। ठीक है, चलिए। यस मैम, अब ठीक है। ना जब हम ऐसे किंगडम में डायरेक्ट जंप करते हैं ना, तो बहुत कुछ मिस होता हो हाँ जी। जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम रूटीन वाइज ही आगे बढ़े, है ना? तो यस। ये मेरे मास्टर्स हैं जिनसे मैंने ये आर्ट ऑफ होम्योपैथी, साइंस ऑफ होम्योपैथी सीखी है, डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर अशोक भांती सर एंड डॉक्टर नरेंद्र सर। और जितने भी हमारे पायनियर्स रहे होम्योपैथी के, मुझे सबकी आत्मा, सबका सोल इन तीनों मास्टर्स में देखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने वो पायनियर्स के जो भी संदेश है वो हम तक पहुंचाया है, हमारी जनरेशन तक। तो ये डॉक्टर मिलिंद राव सर के साथ में एक याद है। तो ये जो वुमेन है ना, ये अपनी पावर बता रही है कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। तो द पावर ऑफ वुमेन, ये श्री माता जी है, निर्मला देवी। तो इनसे भी मुझे काफी कुछ सीखने मिलता है और ताकत मिलती है। द पावर ऑफ वुमेन इज लाइक दैट ऑफ द मदर अर्थ, मदर अर्थ जो नर्चर करती है। और ये औरत क्या कर रही है ना, ये नर्चर नहीं करना चाह रही है, ये सिर्फ खुद के बारे में सोच रही है। तो हमको हमेशा ये समझ आना चाहिए कि मॉर्बिडिटी क्या है। जैसे डॉक्टर हैनेमैन ने हमको बताया है ऑर्गेनॉन में, कि मॉर्बिडिटी को पकड़ना है। जो हेल्थ है, हेल्थ में बैलेंस होता है, ये जब इम्बैलेंस में चला जाता है ना, वहां पे रूब्रिक्स फॉर्म होने लगते हैं, वो मॉर्बिडिटी हो जाती है। तो इसकी मॉर्बिडिटी क्या है? ये घर में नहीं होके रहना चाहती है। और ये इरिडियम है, मैं आपको इसका रूब्रिक बताती हूँ। एक ही सिंगल रूब्रिक भी अगर आपने इसको करेक्टली अप्लाई किया, ये प्लैटिनम ग्रुप की रेमेडी है। जो इसके डिटेल्स आपको गूगल करके, ये सारे गूगल के वीडियोस थे जो अभी मैं नहीं प्ले कर रही हूँ। तो इसमें एक रूब्रिक है, स्पेस डिजायर फॉर। वो जो, अगर आप वीडियो सुनते उसका, वो बार बार कहती है मुझे मेरी स्पेस नहीं मिलती, मुझे मेरी स्पेस नहीं मिलती। मैं थोड़ा सा भी बाहर निकलती हूँ तो इनका कॉल आ जाता है, मुझे चक्कर आ रहा है, तुम कितनी देर में आ रही हो?
मतलब वो केस टेकिंग के दौरान भी 3-4 बार उसके हस्बैंड का बीच बीच में कॉल आया है, और ये उसको समझा रही है कि मैं डॉक्टर पल्लवी के साथ हूँ, मैं दूध लूंगी फिर मैं घर आऊंगी। तो ये जो चलता रहता है ना उसका, कि हमको स्पेस कहाँ चाहिए होती है। आजकल की जो जनरेशन है उनको मोबाइल फोन यूज करने के लिए भी स्पेस की जरूरत होती है, जहां मम्मी पापा टोके नहीं, जहां पे कोई देखे नहीं कि हम क्या देख रहे हैं। तो ये जो स्पेस वाली बात है ना, ये इसको भी वही स्पेस चाहिए। तो हम अगर किंगडम में फंस जाएंगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम बाद में रेपर्टरी भी देखेंगे, स्पेस डिजायर में सिंगल इरिडियम मेट आती है। तो ये जो इरिडियम मेट है, ये एक्चुअली ये जो साइड में दिखा है ये मेटियोराइट है। एक्चुअली एक मेटियोराइट है जो प्लैनेट्स के जैसा ही होता है, लेकिन प्लैनेट नहीं होता, पत्थर जैसा होता है। तो ये आसमान में घूमता है, अपनी स्पेस में घूमता है। ये पृथ्वी पे कब आया, अर्थ क्रस्ट में कैसे गया ना, एक बार ये नीचे आके टकरा गया था। और तब कहते हैं कि वो जो टकराया था उससे जो आवाज हुई थी, और उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, अर्थ क्रस्ट जो टूटा था उस टाइम, ये इरिडियम मेट के गिरने से, ये मेटियोराइट गिरने से, तो उससे जो पहले के ये थे डायनासोर्स, वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। इतना ह्यूज इम्पैक्ट आया था ये इरिडियम मेट के मेटेओराइट को गिरने से। तो तब वो जो मेटेओराइट गिरा था वो अर्थ क्रस्ट में होके रह गया था, इसीलिए वो रेयर मेटल है। ये ओरिजिनली अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलता है, तो ये मेटेओराइट से आया है, इसीलिए वो रेयर और बहुत महंगा मेटल है। तो इसको स्पेस डिजायर कहाँ से आया, क्योंकि वो ओरिजिनली बिलोंग्स, द मेटल इटसेल्फ बिलोंग्स टू स्पेस। तो यहाँ पे एक रूब्रिक और भी है, एयर इन ओपन अम्यूलेट, इसीलिए बर्ड वाली फीलिंग बहुत आई ना, कि एयर इन ओपन, तो ये भी ऊपर आसमान में ऐसे ही उड़ता था। कैरेसिंग वन सेल्फ इसका एक रूब्रिक है, जहां पे शीला की जवानी, उसको जरूरत ही नहीं है किसी के प्रशंसा की, मैं खुद ही काफी हूँ अपने लिए। फिर इसमें एक रूब्रिक है सेवन का, डेल्यूजन सेवन सीम्स इम्पोर्टेंट। ये जो बोलती है कि मेरे पति के लिए मुझे ये करना है, मुझे लोगों के लिए ये करना है। वो वो जो वीडियो है उसमें वो बताती है कि कैसे उसने बहुत कुछ किया था अपने गांव में लोगों के लिए, औरतों को ऊपर लाने के लिए, उनके लिए एग्जीबिशंस किए और बहुत कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह लेके आई। तो ये ऐसे जो हम लोग जनरली देखते हैं ना, जो कॉन्टेस्ट में जाती हैं लेडीज, जो फीमेल्स या मेल्स भी जो चैरिटी के बहुत सारे काम करते हैं, तो ये वो सब में होके रहना भी चाहती है, शादी का बंधन भी चाहती है, वो 7 फेरे भी चाहती है, वो स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो भी करना चाहती है, वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करना भी चाहती है। तो 7 से हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, जहाँ पे कि हम बोलते हैं 7 लकी फैक्टर होता है, 7 घोड़े होते हैं तो वो ज्यादा ऊंचाई छूते हैं। तो ये सबको सब कुछ करना चाहती है जिंदगी में ना, सिर्फ शादी में होके बंधना भी नहीं चाहती है, लेकिन उसके साथ में वो सारे पहलुओं को रखना। तो अगर हम देखें हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनको इंटीग्रेट करके रखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन चाहती है लाइफ में, कि मैं सब कुछ करूं, सिर्फ एक औरत का मतलब ये नहीं कि घर में होके रह जाए। सो डेल्यूजन 7 सीम्स इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसे जर्नी बनाई है इरिडियम की, कि ये एक हाई होता है उसका, जहां वो बहुत ऊपर होती है, कॉन्फिडेंट होती है, हाई प्लेसेस डिजायर फॉर, इंटेलिजेंट है, वाइवेशियस है, यूनिफिकेशन सेंसेशन विद एवरीथिंग, सबको यूनिफाई करके रखना चाहती है, एक औरत के सारे पहलुओं को। delusion, she has wings, delusion under powerful influence, he seems to reach the clouds, सारी ये एंजल सीइंग, तो एंजल क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ये वो भी करना चाह रही है, इसलिए वो करती भी है। फिर एक पहलू आता है जहां उसका डाउनफॉल होता है, उसको लगता है यार ये 7 में बंद के 7 फेरे करके तो मैं बंद गई, मेरी स्पेस ही नहीं रही। तब उसको लगता है कि मुझे अब बच्चे नहीं पसंद हैं, माँ को अपने बच्चों से इंडिफरेंस होता है, कैरिस डाइवर्जन, अब मुझे जो खुद को ही कैरिस करके खुश रह सकती है, उसको कोई हस्बैंड नहीं चाहिए बोलने वाला कि अरे तू कितनी सुंदर है, वो खुद में ही अपने आप में ही अपनी सुंदरता को अप्रिशिएट कर सकती है।
और एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज वाइफ। वाइफ कौन सा फैक्टर हो गया ना, एक ये इसका जो हस्बैंड है वो एक्चुअली वाइफ बन गया है और ये उससे एस्ट्रेंज हो रही है, जहाँ की उसके साथ भी रहना चाह रही है, लेकिन एक एक्सट्रेंजमेंट क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वो हस्बैंड जो है वो वाइफ का रोल मतलब घर बैठ गया है वो, तो उससे उसको इरिटेशन हो रही है। फिर ये जो टॉल और मैसेंजर है और फ्लोट कर रही है, और इसमें एक बहुत अच्छा पहलू है जो ये केस में थ्रू एंड थ्रू वीडियो दिखाती, तो आपको भी समझ आता कि वो बहुत अपने बहुत बेस्ट कपड़े पहन के रहना चाहती, दैट इज द हॉटीनेस ऑफ दिस पर्सन। तो जैसे आजकल का ट्रेंड है ना, हर इंसान, हर बच्चे को, जैसे टीनेजर्स हैं उनको कपड़े रिपीट नहीं करने हैं, उनको हमेशा बार बार शॉपिंग करनी है, जो ट्रेंड में है वो ही खरीदना है, और बार बार पैसे उड़ाना है, कभी ये खरीदो कभी वो खरीदो। और जो ट्रेंड में चल रहे, मोबाइल फोन भी जो ट्रेंड में, भले ही सेकंड हैंड लो लेकिन दुनिया को दिखाना है, भले ही सेकंड हैंड गाड़ी लो लेकिन दुनिया को दिखाना है। तो ये कपड़े भी, अगर वो बोलती है कि मैं अगर वो स्ट्रीट फुटपाथ से भी ले रही हूँ तो वो भी बेस्ट लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलता कि वो सिर्फ 400-500 के हैं, ऐसा उसको बना के पहनेगी कि जैसे हजारों की चीज पहनी है। तो लाइक्स टू वेयर हर बेस्ट क्लोथ्स, ये आपको बहुत सिग्निफिकेंटली क्लिनिक में नजर आएगा कि वो कैसे कपड़े पहन के आ रही है बार बार। फिर ये उसका डाउनफॉल जब आता है, उसको लगता है मैं दुखी हो गई, मैं निराश हो गई, हैवी ब्लैक क्लाउड एनवेलप्ड ऑल ओवर हर, ये डिप्रेशन में जब जाने लगती है क्योंकि वो उतनी स्पेस में नहीं उड़ पा रही है। सेल्फ डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो बंद के रहना पड़ रहा है उसको कि मेरा हस्बैंड बार बार कॉल करता है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं अपने आप को कैसे उठाऊं। तो वहां पे इसका एंटागोनिज्म चलने लगता है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। करती है अगर अपनी आजादी मनाती है तो उसको लगता है नहीं मैंने घर की जिम्मेदारी नहीं निभाई, घर की निभाती है तो लगता है मैंने खुद की जिंदगी नहीं जी, उसमें टसल में होके रह जाती है। हैवी वेट प्रेसिंग ऑन हर, जैसे सफोकेटेड, ये सारे वर्ड्स उसने वीडियो में बताए हैं। आपको किसी को भी अगर ये वीडियो सुनना होगा पेशेंट का, हू बहू उसने यही वर्ड्स यूज किए हैं। तो आप मुझे पर्सनल चैट पे बता सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे वो वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप उसको देख के बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये रूब्रिक्स कैसे आए हैं। वो एवोल्यूशन है पूरी इसका कहानी का, पूरे केस का इसमें। तो ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स के रूब्रिक्स को मैंने क्लब किया है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है ना, कि डेल्यूजन ऑब्जेक्ट्स आर शाइनिंग। जैसे शादी है ना, वो सपोज एक ऑब्जेक्ट है इसके लिए कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और जब वो शादी क्या चीज हो गई ना, एक लड्डू है जो जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो पहले तो उसको वो शाइनिंग लगता है, वाओ मैं शादी करूंगी, और उसको बहुत अबंडेंस ऑफ लाइट दिखती है वो शादी में कि मजा आएगा यार, शादी होगी तो अच्छे कपड़े पहनेंगे। फिर वो बेस्ट क्लोथ्स वाली बात आती है उसमें। फिर बाद में जब शादी होने के बाद लगता है कि यार यहाँ तो आके मेरी स्पेस ही नहीं रही, मैं तो बंद गई हूँ। आपने अगर ये मिसेज मूवी देखी होगी तो ये बहुत खुश हो दिखाते हैं, इसमें भी ऐसा ही दिखाते हैं। लेकिन जब वो बंद ना, उसका स्पेस नहीं रहती, उसकी आजादी नहीं रहती, तब उसको लगता है कि यार अब अगर मैंने आवाज उठाई तो ये बोलेगा कि डिवोर्स ले लो, फियर ऑफ लूजिंग ऑब्जेक्ट्स। और वो पर्सन और फर्नीचर, जिनमें पर्सन फर्नीचर क्या हो गए ना, जो उनके इमोशंस ही नहीं समझ पा रहे हैं, नॉन लिविंग हैं, उनको भी वो क्लिंग करके रह जाती है कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग लोग मेरे इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे पर्सन और फर्नीचर हैं, ये मेरे लोग नहीं हैं, पर मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो उनसे वो डर के मारे क्लिंग करती है। फिर बाद में एक फेज आता है जहां वो उनको छोड़ने के लिए भी रेडी हो जाती है, जब एस्ट्रेंजमेंट ज्यादा बढ़ने लगता है। लाइट एवर्जन टू ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट्स, जो चीज ब्रिलियंट थी अब उसके ऊपर उसको लाइट नहीं चाहिए। शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स एवर्जन टू, पहले जो शाइन कर रहा था उसको मजा आ रहा था, अब उसको एवर्जन हो गया। ब्रेकिंग थिंग्स डिजायर टू, फिर अभी भले ही वो रिश्ता टूट जाए, तो ये लेडी का वो लेवल आ सकता था अगर यहाँ पे भी उसको वो रेमेडी नहीं मिलती तो ये इसलिए इतनी परेशान थी ना, कि ना हस्बैंड ठीक हो रहा है, ना मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, ना मुझे आजादी मिल रही है। हस्बैंड की हालत आज भी वही है जहां उस दिन थी।
लेकिन आज वो बोलती है वीडियो में कि मुझे अब सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर ट्रैक जाना है तो जाती हूँ, मुझे घूमना है तो घूमती हूँ, मुझे जो करना है मैं वो सब करती हूँ। और हस्बैंड को जैसे रहना है वो रहे, तो वो भी होम्योपैथी ले रहा है। ऑफ कोर्स वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। उनका केस कभी जब पूरे ठीक हो जाएंगे तो मैं जरूर प्रेजेंट करूंगी। तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन वो बोलती है उनके इम्प्रूवमेंट से मैं इम्प्रूव हो रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हम लोग फाइनेंशियली देवर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, लेकिन मैं अपने आप में फ्री हो गई हूँ। मैं अब वो बोझा नहीं लेके चल रही, मैं अब वो एंटागोनिज्म में नहीं रहती हूँ कि मैं ये करूँ कि वो करूँ। अब मैं ये कर लेती हूँ जो मुझे करना है। तो वो एंटागोनिज्म इसका निकल गया अपनी मेडिसिन से, और उसके सोरियासिस के सारे पैचेस बहुत बखूबी हील हो गए। ये सारे लोग हैं जिन लोगों ने मुझे एक अच्छा होम्योपैथ बनाया और मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे बच्चे हैं, मेरे मेंटर्स हैं, ये मेरे माता पिता हैं सेंटर में। ये मेरी बुक है जो मैंने पब्लिश की थी 2021 में। डॉक्टर मिलिंद्रा सर ने ही मुझे जो भी गाइडेंस दी, मैंने वो सारी गाइडेंस ये बुक में इनकॉर्पोरेट की है। ये डॉक्टर क्रिश, डॉक्टर मयूर हमारे एचएचएफ के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर राजेंद्र मस्के, डॉक्टर सुनील गोडके, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर पल्लवी गिजरे, और ये दोनों मेरी बेटियां हैं जो मुझे झेल लेती हैं कैसे तो। ये आज का प्रेजेंटेशन रहा, और वीडियो नहीं प्रेजेंट करने के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। ग्रैटिट्यूड डॉक्टर सानी सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये हमारा ग्रुप डिस्कशन का सारे लोग हैं जो हम लोग मिलके पढ़ाई करते हैं, और अब सेशंस भी स्टार्ट करने वाले हैं कांदीवली एरिया में। ये मेरा क्लिनिक है। आप मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, और एचएचएफ के सारे मेंटर्स, बहुत सारे मेंटर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे। इंस्टाग्राम पे हम रील बनाते हैं, फेसबुक पे हमारा एचएचएफ फील करके ग्रुप है, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारे सेमिनार्स वगैरह के, वेबिनार्स के सबके अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये वेबिनार अभी एक 14 जून को भी होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करेंगे उसको तो आपको बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। ये मेरे डिटेल्स हैं, कुछ भी होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू नेहा फॉर टॉलरेटिंग मी एंड ऑल द ऑडियंस। थैंक यू नो सो मैम, इट मच। वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर आपको सुनना। ये जो भी आपका तरीका है, मे बी जो भी आपने लर्न किया है एचएचएफ फील्ड से, जो हाँ, प्रेजेंटेशन होती है मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पे, जो पिछली बार भी आपने केस प्रेजेंट किया था, मेरे को अच्छे से याद है, वो लेडी जिसके हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर्स थे। हाँ, आ, हाँ, वो केस भी बहुत बढ़िया था, और आज का केस भी बहुत अच्छा था। जिस तरह से आप मेंटली फिजिकल सिम्टम्स के साथ एसोसिएट करते हैं, इट इज वेरी कमेंडेबल। और बिल्कुल नया तरीका होता है, हमें केस को देखने का नया पर्सपेक्टिव होता है। हम्म, और जो जिस तरह से आप रूब्रिक्स लेते हैं, और वो है केस टेकिंग जो है, इट इज वेरी डिफरेंट, और अलग तरह का पर्सपेक्टिव मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया केस प्रेजेंटेशन था। इसमें रेमेडी मैम क्या दी आपने? इरिडियम में, इरिडियम? इरिडियम मेटालिकम। तो मैंने ओके, पहले तो इरिडियम मेटालिकम 30 दी थी, और फिर ओके, 30 के बाद 200, और फिर 200 से भी अच्छा आराम आ रहा था, लेकिन नी का पैच नहीं जा रहा था और उस पे इचिंग बहुत थी। तो पहले 30 से उसके जो हॉट फ्लशेस और जो भी बहुत सारे एंजाइटीज और ये सब था, नींद नहीं आती थी, वो सारी चीजें कम हो गई। और फिर बाद ओके, में उसका धीरे धीरे जब नी का पैच नहीं जा रहा था तो मैंने उसको 1M दिया था। 1M ओके, प्लसिंग पोटेंसी कंटिन्यू रखी करीब 1.5-2 महीने तक। तो उसकी ओके। पूरी इचिंग चली गई और स्किन भी पूरी तरह से रिकवर हो गई। तो मैं उसके हाँ, पिक्चर्स या वीडियो आपको जो भी चाहिए ना, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी तो वो देखना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है इससे तो हाँ, क्योंकि 10M बिल्कुल ही ये पता चलता है कि होम्योपैथी का जो सिस्टम है, इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है कि मेंटल बेसिस के उस पे हम फिजिकल सिम्टम्स ठीक कर देते हैं, वो भी इनक्योरेबल फिजिकल कंडीशंस, जैसे कि सोरियासिस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, पर मेंटली सिम्टम्स, जब हम मेंटल सिम्टम्स के बेस पे केस लेते हैं और उस पे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो मैजिकल रिजल्ट देता है। यस, तो जब तो मैंने स्टार्ट किया तो पल्लवी जी, आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया अपना?
हाँ सर, मैं करती हूँ। मेरे थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं कुछ इश्यू आ गया था, तो मैं अब मोबाइल से फिर से कर रही हूँ। आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन की है। कि मेरा नेटवर्क आज थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन बीच बीच में मैं ज्वाइन करता रहा। आप मुझे और अनम्यूट करिए जरा। आप अनम्यूट कर मेरे लीजिए। मैं मोबाइल तो अनम्यूटेड हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। और नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है। आपका डॉक्टर पल्लवी, आपने दो जगह से अगर ज्वाइन किया तो एक आप प्लीज कोई हटा बात लीजिए, नहीं, क्योंकि वो कोई बात हाँ नहीं। इको कर रही है वॉइस एक्चुअली। ओके ओके, या ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? हाँ हाँ जी बिल्कुल मैम। हाँ हाँ, जी, और दूसरे जगह से देख पा रहे हैं शायद? आपके फोन से शायद विजिबिलिटी है, लैपटॉप से आप प्लीज हटा लीजिए मैम। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं लैपटॉप से वो ही कर देती हूँ, लीव। डॉक्टर पल्लवी जी, आपका आपके ये आपका ऑन है? हाँ सर, अभी सब कुछ क्लियर है। हाँ, नहीं अभी तो आपका ऑन नहीं आया ना। हाँ हाँ। हाँ, अब आया। तो मैं देख रहा था, आपने जो केस टेकिंग का प्रोसेस है वो बड़ा डिटेल्स में आपने किया है। और एक चीज का जो है, माइंड एंड स्किन, ये एक बहुत हम्म। अच्छा टॉपिक है जो कि आज हाँ सर। चर्चा का विषय है। और क्योंकि हाँ। स्किन भी आउटर सरफेस पर है और माइंड भी हम लोग को विजिबल है, तो दोनों यस को सर। रिलेट करके, और खास करके जितने भी साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर्स हैं, यस। साइको और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स है, तो हाँ। उसको बिना कोरिलेट किए हुए ठीक नहीं हो सकता। खास करके आपने यस यस, बताया। एब्सोल्युटली। हाँ सर। तो इरिडियम जनरली हम लोग, आपने इरिडियम दिया ना इस दवा में, इस मेडिसिन। हाँ सर। तो इरिडियम को जनरली हम लोग ऐसे, आपने इसका क्या सिम्टोमेटोलॉजी इसका थोड़ा सा आप अगर बताएं, तो क्योंकि इरिडियम जनरली लोग रिपोर्ट्रियल एनालिसिस में लोग नहीं खोज मिलता है। तो नहीं सर, वो फिजिकल लेवल पे है, तो मैं पढ़ती नहीं। रेमेडीज रेमेडीज को लास्ट में पढ़ती हूँ, फिजिकल तो उनका। तो मेन मैंने माइंड से ही दिया था, स्पेस डिजायर कंसिडर करके। और वो बार बार यही बोल मैम रही थी कि मुझे मेरी स्पेस नहीं मिल रही है। मैम मैंने इरिडियम के ऊपर लिटरेचर, जैसे कि जनरली हमें मटेरिया मेडिकाज में नहीं मिलता है, तो लिटरेचर कहाँ हाँ, से हम पढ़ सकते? तो अगर आपको ना कभी भी कोई भी मेडिसिन का लिटरेचर नहीं मिले, और वो रेपर्टरी में है अगर मेडिसिन ना, तो आपको हम्म। उसकी जर्नी बना के खुद से बनाना होगा अपना लिटरेचर। क्योंकि अगर आप उनकी लिटरेचर ढूंढने जाएं तो उनकी बुक्स हैं 3,000 4,000, इतनी कॉस्टली बुक्स हैं वो प्रूवर्स की, क्योंकि वो फॉरेन प्रूवर्स हैं, फॉरेन हम्म। ऑथर्स हैं। तो उनकी हम्म। बुक्स अवेलेबल है, लेकिन 4,000 से कम की सिर्फ 2 या 3 हम्म। मेडिसिन है उसमें। और आप उसको हम्म। पढ़ने के लिए वहां तक खर्चा करें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग हम्म। क्या करते हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन जो करते हैं, तो हर रेमेडी की जर्नी खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे अभी मैंने पीपीटी में आपको जो जर्नी बना के दिखाई थी, वो सिर्फ रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग से, रूब्रिक को क्लब किया था। तो हम उनके सारे रूब्रिक्स को अगर डिवाइड करें ना, तो हम उसकी पूरी स्टोरी लाइन बना सकते हैं। कि जैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को हमने फर्स्ट स्टेज में लेके आए, फिर एलिमेंट्स फ्रॉम लेके आए सेकंड स्टेज में, कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ। जैसे चीयरफुल है, ईगो है, हॉटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मच है। तो ये अच्छे वाले रूब्रिक्स हो गए। फिर एक एलिमेंट्स फ्रॉम आया, जहां से उसका ट्रांजिशन हुआ, वो बंदा कैसे बदल गया। फिर थर्ड स्टेज में हम दूसरे रूब्रिक्स लेके आए, जहां वो एंग्शियस हो गया, फियरफुल हो गया, डिस्करेज हो गया, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ हो गया। तो एक कॉन्फिडेंट से लेके आपको जर्नी बन रही है कॉन्फिडेंस लैक ऑफ की। और बीच में आ रहा है एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन हो गया, ह्यूमिलिएशन हो गया, ईगो वुंडेड हो गया, प्राइड वुंडेड, कुछ भी आपके एलिमेंट्स फ्रॉम से वो बंदा कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसमें भी अगर देखेंगे, तो एक हॉटी लेडी कैसे कन्वर्ट होती है, सेल्फ डेप्रिसिएशन में कैसे जाती है। तो और फिर हम फोर्थ स्टेज में उसके सारे एक्सट्रीम कंडीशंस के रूब्रिक्स अगर कैटेगराइज कर दें,
तो वो कैटेगरी अगर आपने बना ली तो वो अंडरस्टैंडिंग आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टोरी लाइन, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने बहुत सारे कॉमन रेमेडीज की जर्नीज पोर्ट्रे की हैं स्टेज वाइज, उनके रूब्रिक्स को सेग्रीगेट करके। तो वो ही तरीके से जैसे कॉमन रेमेडीज का बनाया है, वैसे ही आप न्यू रेमेडीज की भी अपने खुद से जर्नीज बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि उनकी पूरी बुक होना सामने, लेकिन अगर एसेंस है ना वो माइंड रूब्रिक में है, क्योंकि जो हम सोचते हैं हमारे विचार से ही हमें हमारा शरीर चलता है। तो अगर आपने रूब्रिक्स माइंड सेक्शन के समझ ली और जर्नी बना ली, तो आप वो कोई भी बीमारी में आप उसको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो सोरियासिस में ही होके लिमिट हो गया कि किसी और में हो गया, वो आप किसी भी बीमारी में कोई भी मेडिसिन लगा सकते हैं। ओके एक चीज को ओके। मैं देख रहा था, बैलेंस आप में लोग आ बता गए। रहे थे कि टू कंस्ट्रक्ट मैथमेटिका फ्रॉम द रिपोर्टरी, आपने यही बात को बताया कंस्ट्रक्ट। एक इसको हाँ हाँ। इसके लिए नेहा जी मैं ये बताना चाहूंगा कि आप फेडरिक फ्रांच का एक स्मॉल रेमेडीज करके किताब 1001 स्मॉल रेमेडीज है, तो कौन सा? फेडरिक फ्रांच का है। ये ओके 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 किताब को आप देखिएगा, ये आपको पटना बीजन का पब्लिकेशन है। तो इसमें ओके सर। आपको आपको ये जो मैं बता रही हैं पल्लवी जी की हाँ ऐसे रिपोर्टरी हाँ। से कन्वर्ट, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, खाली रिपोर्टरी के रूब्रिक्स को स्मॉल, ये जितने भी रूब्रिक्स हैं सब जगह एक जगह कंपाइल कर दिए। तो इसे इसको हम लोग कहते हैं एक कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है। तो आप भी हाँ कर जी सर। सकती हैं जैसा कि ये पल्लवी जी ने बताया, और आप फिर उसके रेफरेंस के लिए उसको करने के लिए आप फेडरिक फ्रांच के इस किताब को भी आप ओके सर। देखिएगा। तो वो तो जो ओके बुक है सर। ना फ्रेडरिक श्वाइन्स की, उनमें उनने सारे रूब्रिक्स को अल्फाबेट वाइज वो किया हाँ, है अल्फाबेट मेंशन। क्या है। लेकिन ओके अगर अगर हमको स्टोरी लाइन बनानी है तो हमको अल्फाबेट वाइज में से फिर सेग्रीगेशन करना जरूरी है। ये तो आपका हाँ हाँ, ये तो आपका इंडिविजुअल केस पड़ जाएगा ना। जब आप केस हाँ करेंगे हाँ तो एक वहां से एक तो कम से कम मान लीजिए कि उसका रेफरेंस आपको वहां से मिल जा रहा है, तो ये सब हाँ, सारे रूब्रिक्स हाँ, एक जगह मिल जाएंगे। कम से कम तो आपको मेहनत तो थोड़ा सा बच जाएगा यहाँ पे। यस यस सर। बिल्कुल सर बिल्कुल एक और सर। क्वेश्चन है आपको, पोटेंसी कितना आपने दिया उसमें रिपीटेशन में, कितना तो बार? पहले मेरे पास एक ही पोटेंसी थी इरिडियम मेट की 30 की, तो पहले सिर्फ 30 दिया था। और उससे जब उसको आराम आया, तब फिर मैंने आगे की पोटेंसी जो ऑर्डर की तो सिर्फ 200 और 1M मिली, और कोई पोटेंसी मिली ही नहीं। तो फिर मैंने उसको 200 पे स्टेप अप किया, फिर 1M दिया। तो 1M से क्या हुआ कि पैच तो काफी हल्का हो गया, लेकिन खुजली नहीं जा रही थी उसकी। फिर उसको प्लसिंग पे डाला, 1.5-2 महीने तक उसने सिर्फ प्लसिंग मेथड से 1M लिया और उसका पूरा पैच क्लियर हो गया। हाँ, प्लसिंग मेथड बहुत अच्छा है, हाँ क्योंकि सर। जो सूटेबल पोटेंसी है उससे हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ सकते हाँ सर। हैं। एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, आपका श्रुति जी का है, डॉक्टर श्रुति जी। हाँ सर। ये स्किन इन्फेक्शन ऑन डिफरेंट ऑर्गन टेल्स अबाउट डिफरेंट स्टोरी टू, हाँ ये हाँ बारे में डिटेल्स लिटरेचर कहाँ कहाँ मिलेगा, प्लीज तो शेयर कीजिएगा। हाँ सर जरूर। ये एक तो लुई हे करके बुक है, और एक है नो योर बॉडी करके, फिर एक है बायोजीनियोलॉजी। ये जो नोइंग योर बॉडी नहीं, नोइंग आवरसेल्व्स है, नोइंग आवरसेल्व्स बाय जोमेन, ये है जोमेन रोमेरो। तो वो है, फिर एक बायोजीनियोलॉजी है, और फिर लुई है। ये 3 बुक्स अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको ऑर्गन मैम और प्लीज चैट बॉक्स में टाइप भी कर दीजिए मैम। ठीक है, यस। ठीक है, मैं कर रही हूँ, है ना। हाँ जी मैम। एट द टाइम मैं बताना चाहूंगा, मैं भी एक किताब इस पर देख रहा हूँ, एक दवा किताब है। मैं अभी हाल में बैंगलोर में था, तो एक चला गया बुक स्टॉल पर, अक्सर किताब पढ़ने खोजने की आदत है, तो मुझे एक किताब मिला, मैन द अननोन। हाँ वाह। मैन द अननोन,
ये एक बड़ी अच्छी है, और इसमें अंदर भी आपको साइकोलॉजी को बहुत अच्छा डिस्कस किया गया है। इसको थोड़ी सी हाँ मोटी किताब है, थोड़ा सा पढ़ी, ज्यादा कॉस्टली नहीं है ये किताब। हम हाँ हाँ जाने हाँ। याद कितना प्राइस था उस समय। तो लेकिन आप कहीं मैन द अननोन करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, वाह, ओके। ये अच्छा ये है। तो हाँ हाँ। बायोजीनियोलॉजी है बाय क्रिश्चियन फ्लेच है। तो ये ना आपको किंडल पे भी मिल जाएगी अगर आपको घर बैठे पढ़ना है तो। बिना बुक खरीदे अगर पढ़ना है तो इस पे किंडल पे भी है और अमेजोन पे भी मिल जाएंगी आपको ये सारी बुक्स। मैन द अननोन भी आपको अमेजन पर मिल जाएगा। अच्छा, मैन द अननोन, ये हाँ। मेरे लिए नया है, चलिए मैं पढ़ूंगी ये जरूर। अच्छा, फ्रिज कापरा का टर्निंग पॉइंट, ये भी लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये फ्रिज कापरा मैं आज से बहुत पहले पढ़ा था, और हाँ। ये बहुत ही बढ़िया इसमें इंफॉर्मेशन है आपको। हम्म खास करके टर्निंग पॉइंट जीवन में हम लोग के, जैसे अभी आपने कहा कि उसका लाइफ स्पेस को लेकर के कैसे हाँ कैसे क्या हाँ आपने हाँ इरिडियम लिया। ये टर्निंग पॉइंट के विषय में लाइफ के, हम लोग जब लाइफ के जर्नी में निकलते हैं तो हम लोग के लाइफ में काफी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। तो उस हाँ। टर्निंग पॉइंट को कैसे होता है, क्यों होता है, बड़ा अच्छा फ्रिज कापरा ने कहा। मैं मुझे याद है उस समय वो किताब, डॉक्टर महेंद्र सिंह, आप सुने होंगे, महेंद्र सिंह बहुत अच्छे कलकत्ता के थे। वो हमारे बहुत अच्छे, एक समझिए कि टीचर भी थे और गार्जियन भी थे। तो हम्म उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ो इस फ्रिज कापरा को, तो तुमको कुछ हम्म आदमी भी समझ में और आएगा, और हम्म जीवन में परिवर्तन क्या होता रहता है ये भी आपको समझ में आएगा। ये एक अच्छा, इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि खाली होम्योपैथी के किताब से अटके रहते हैं, और इससे थोड़ा सा अलग होकर के अगर आप चलेंगे, होम्योपैथी के किताबों से अलग होकर के चलेंगे, तो आपको थोड़ा सा एक नया कुछ ऐड करने का मौका मिलेगा। राइट। नेहा जी, यस। आपका और कुछ कमेंट हो तो 1 मिनट के बाद में, आज समय पूरा हो गया है, तो हाँ नेहा जी जी आप सर। मीटिंग को ऑफ कर सकते हाँ हैं। जी। हाँ जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर पल्लवी का। ऐसे बहुत सारे केसेस मैम आगे भी प्रेजेंट करते रहिए और हमें एनलाइटेड कर दीजिए। हाँ जी मैम। ओके, तो अब हमारे हिंदी सेशन नेक्स्ट का टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट सेशन इनका पेडियाट्रिक्स पर है, पेडियाट्रिक्स पर एक सेशन इन्होंने लिया जुलाई। ओके ओके ओके। तो अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ सेशन डॉक्टर धनेश को। धन्यवाद।